और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जो ये अब नई नीति का ऐलान किया है, आतंकवाद पर हमारी क्या नीति होगी, आतंकवाद के पीछे खड़ी इन सरकारों की ताकतों के लिए हमारी क्या नीति होगी, कश्मीर को लेकर के जो कुछ बातें कही गई हैं, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि हमें किसी तीसरे देश की का दखल जो है वो स्वीकार नहीं है अपने मामलों में, और कश्मीर केवल एक बायलैटरल मामला है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान से अगर कभी और जब कभी हमारी बात होगी तो वो केवल पीओके को, भारत को कब सौंपा जाएगा वापस, उसको लेके होगी। और मांग की गई है आज कि पाकिस्तान पीओके पर जो अपना अनधिकृत कब्जा है उसको खाली करे, पीओके खाली करे पाकिस्तान, ये साफ साफ कह दिया गया है। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलने वाला है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने पाकिस्तान के साथ हमारी ये कॉन्फ्लिक्ट देखी है, 5 दिन जो भारत की तरफ से जबरदस्त प्रहार पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, उसने पूरी दुनिया के सामने इस न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल कर भी दिया है। ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है एक कोरी धमकी है, ये दुनिया के सामने हमने स्थापित कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कल कही थी देश के सामने, आज वो आदमपुर एयरबेस पर जब हमारे एयर वॉरियर्स से, हमारी सेना के शूरवीरों से मुलाकात कर रहे थे, तो वहां उन्होंने कुछ बातें फिर दोहराई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। नरेंद्र मोदी ने कहा इस लक्ष्मण रेखा के और हमारी नई नीति के 3 आयाम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या नई डॉक्ट्रिन, भारत की क्या नई नीति बनाई है और दुनिया को बताई है, आप सुनिए। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय, बहुत स्वागत है सर आपका, और हमारे साथ एयर कमोडोर एएस बहल हैं। बहल साहब, बहुत स्वागत आपका भी। और प्रधानमंत्री ने ये बात एक बार नहीं 2 बार कही है, इसीलिए ताकि ये अंडरलाइन भी हो जाए और जिसे ना सुनाई दी हो उसको भी सुनाई दे जाए। जनरल रॉय, अब इसके बाद से ये सवाल पूछा जा रहा है, भारत में लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, और हम अपनी शर्तों पर, अपने चुने वक्त पर और अपने चुने स्थान पर उसका जवाब देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हम हर बार पाकिस्तान पर हमला करेंगे इस बार की तरह? सौरभ, ऐसे है कि ये बात इसलिए ज़्यादा मायने रख रही है जो कल कही गई प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके पहले क्या था, हम लोग एक पॉलिसी फॉलो कर रहे थे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट। अब स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट को बदल दिया गया है, वो हो गया है अभी स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स का जो समय है, रिस्पॉन्स की जो जगह है, रिस्पॉन्स की जो मात्रा है, वो उसी समय फैसला होगा। इस बात पर निर्भर करेगा कि जो टेररिस्ट स्ट्राइक हुई है वो कहाँ हुई है, कैसे हुई है, उसकी मात्रा क्या रही है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये
कि कम से कम अब ये बात तय है कि पाकिस्तान को अब उनके जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनके साथ साझा देखा गया है। 7 मई से अगर आप देखें, जब से उनके आतंकी ठिकानों पे हमला हुआ था तब से लेके अब तक जहाँ भी आतंकी देखे गए, जहाँ भी दहशतगर्दी देखे गए, वहाँ वर्दीधारी भी देखे गए। ये जो इनके दोनों के जुड़ जाने का जो विश्व ने देखा, परिणाम देखा और साथ में उसका सबूत भी देखा, उसके चलते अब ये बात साफ है कि पहले जो पाकिस्तान की एक डिनाइबिलिटी थी, वो एक्शन करके वो बोल देता था कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमें नहीं मालूम है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये बात साफ निकल के आ गई कि इनका सब कुछ लेना देना इनसे है, और जहाँ तक पाकिस्तान की जो वर्दीधारी हैं उनका जो है दहशतगर्दी के साथ एक संबंध ऐसा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो उसके चलते जो ये अनाउंसमेंट हुई है, ये जो एक पॉलिसी अनाउंसमेंट हम इसको बोलेंगे, ये बहुत बड़ा फैसला है। और ये जो है अभी स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट से हट करके हम रिस्पांस पे आ गए हैं। अब रिस्पांस जो है, हर टेररिस्ट स्ट्राइक का रिस्पांस किस प्रकार का होगा वो आने वाला समय बताएगा। इसके ऊपर अभी ऐसा है कि ये पॉलिसी अनाउंसमेंट जो हुई है, इसके ब्रॉड कंटूर्स या बड़ी रेखाएं खींच दी गई हैं, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री ने बोला कि एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है जी। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा के हिस्सों के बारे में अभी जो है डिटेल्ड पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कुछ तो पब्लिक को साझा किया जा सकता है। हो सकता है ज़्यादातर ये चीज़ जो है पब्लिक के साझा नहीं की जाएगी और ये उन लोगों के पास रख दिया जाएगा, जैसे हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको डिटेल्स पता होंगी कि किस प्रकार से हमने उसको रिस्पॉन्स करना है, कितने समय में रिस्पॉन्स करना है। तो ये केस टू केस बेसिस पर चलेगा। इसके लिए कोई एक अभी से हम ऐसा फैसला करके नहीं चल सकते। लेकिन ये तय कर दिया, ये तय है कि अब जवाब तो जरूर मिलेगा, जवाब जरूर मिलेगा और अच्छा जवाब मिलेगा, और इस प्रकार का जवाब मिलेगा जिससे कि पाकिस्तान को लगेगा कि कॉस्ट ऑफ टेररिस्ट एक्शन जो है वो एकदम से अब बढ़ गई है, मैट्रिक स्केल पे बढ़ गई है। और अब ये और न्यूक्लियर थ्रेट या ब्लैकमेल इसके आड़े नहीं आने दिया जाएगा, इसके आड़े नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि बार बार हमने देखा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ, हर बार हमने उसको नकारा कर दिया वैसे तो, लेकिन बार बार कुछ ऐसी वारदात होती है तो पाकिस्तान सीधा कहाँ टेररिस्ट एक्शन और कहाँ बिल्कुल जो थ्रेट के दूसरे स्पेक्ट्रम के एंड पे पहुंच जाता है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के जी। और ये बार बार वो इस तरह से काफ़ी इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से बातें करता है। इस बार भी उसने वही करने की कोशिश की और जिसके तहत जो कुछ हुआ वो आप जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक जो इसका जो एक और आयाम है इस नई नीति का, इस न्यू नॉर्मल का, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम आतंक की सरपरस्त सरकारों और आतंक के आकाओं, मतलब टेररिस्ट एंड बैकर्स ऑफ टेररिस्ट, स्पेशली गवर्नमेंट हु आर बैकिंग टेररिज्म, हम इनमें फर्क नहीं करेंगे, हमारे लिए दोनों समान है। तो इसका मतलब क्या है? मैं एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट हैं जो नजर रखते हैं, इसके एनालिस्ट हैं, माइकल कुगलमैन, वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं, साउथ एशिया एनालिस्ट माने जाते हैं। इसका इसको ट्रांसलेट इन्होंने इस तरीके से किया है कि यह जरूरी नहीं है कि अगली बार अगर आतंकवादी हमला भारत में होता है तो पहला प्रहार आतंकवादियों पर ही हो, वो पाकिस्तान पर भी हो सकता है। करेक्ट, वो इस बार भी देखा गया। वो अगर हम देखें 7 मई से लेकर के जो टेररिस्ट टारगेट चुने गए थे, इससे नहीं फर्क पड़ रहा था कि वो पाकिस्तान में है या पीओके में है कि कहाँ है टारगेट को। उसने काफ़ी इस बात का इंडिकेशन दे दिया था, इस बात को दर्शा दिया था कि टारगेट जो है हमारा कहीं भी होगा उस टारगेट को हिट किया जाएगा। अभी इस बार जो है अगर टेररिस्ट टारगेट्स थे, हो सकता है अगली बार जो है वो मिलिट्री टारगेट्स उनके हो सकते हैं, सिविल टारगेट्स हो सकते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहां से हमें लगे कि वहां पे ये प्लानिंग की गई थी, वहां से ही शुरुआत हुई थी, वहां पे टेररिस्ट छुपा हुआ है, चाहे वो इनके सरगना हो या कोई भी हो, तो वहां पे हमला किया जाएगा। ये डिस्टिंक्शन बात खत्म हो गई कि सिर्फ ये पीओके का मामला है या पाकिस्तान का, क्योंकि दोनों अब एक हो गए। एक अंतर और जो हमारे पहले हम जिस तरीके से रिएक्ट करते थे और इस बार, पहले हर बार जैसे इस बार पाकिस्तान ने कहा कि हम एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, आइए मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं कौन है पहलगाम के हमले के पीछे, हमने कहा नथिंग डूइंग, हमें आप तुम्हारे साथ अब कोई वास्ता ही नहीं रखना। जबकि पहले एक्चुअली हमने ये किया हुआ है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन आप पठानकोट के टाइम पे हुआ था। इस बार कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सबूत नहीं दिए गए किसी को और सीधा हमला किया गया। हमारे ऊपर हमला हुआ था, हमें मालूम था किसने किया, हमने उस पर हमला कर दिया। यही नॉर्मल है और आज से यही नीति है। बैल साहब बिल्कुल सौरभ जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हम सभी दर्शकों को समझाया है कि अब जो न्यू नॉर्म होगा वो इस लक्ष्मण रेखा से होगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर।
और जो हमारी ऑपरेशनल सिंदूर के अंदर स्ट्रैटेजी थी वो हमारी फ्यूचर की, भविष्य की स्ट्रैटेजी होगी। और एक बहुत ही अहम चीज था कि हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे जो दो मेजर एलिमेंट्स है, एक जो इनको सपोर्ट देता है और उनको स्पॉन्सर करता है, फाइनेंस करता है, और दूसरा जो ये आतंकी हमला करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ऑपरेशनल कंडक्ट करता है। इसमें मैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था, अगर आप देखें उस स्टेटमेंट में लिखा था, परपेचुएटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसियर्स एज वेल एज स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये बहुत जरूरी है, और जब तक हम उस चीज की जड़ को काटेंगे नहीं, तब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन एक और चीज आती है, एक बड़ी ही अच्छी चीज आती है कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म जो हैंडल है वो भी है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी का। 3 रिवर्स का पानी वहां जाता है, इंडस, झेलम और चेनाब का। अभी कुंजी हमारे हाथ में है। ये नहीं कह रहा हूं कि उसका पानी एकदम बंद कर देंगे, खाली डेटा ही ना देना, ये ना बताना कि हम कब गेट खोलेंगे, कब बंद करेंगे, कब फ्लड आएंगे और कब सूखा पड़ेगा, वो ही बहुत बड़ी बात है। रेजर्वॉयर्स को अगर हम क्लीन करेंगे तो पानी को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और कभी भी हमने कैनाल्स या एडिशनल डैम्स या जो डैम बन रहे हैं जैसे तुलबुल, रैटल हो गया, तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। और लास्ट चीज जो मैं इस पे कहना चाहता हूं कि जो बहुत ही अहम है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। और आगे भविष्य में जो भी बातचीत होगी वो या तो टेरर पे होगी या फिर पीओके पे होगी, और किसी तीसरी चीज पे नहीं होगी। हमारा रिस्पांस बहुत सख्त था और वो ग्राउंड पर भी था। हमारी सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को वाकई तारे दिखा दिए, इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि क्या हम खुद में और पाकिस्तान में ताकत और क्षमता का कितना बड़ा गैप है, कितनी बड़ी खाई है, उसको हम प्रदर्शित कर पाए या नहीं। और पाकिस्तान को वो अंतर दिखा कि नहीं दिखा कि वो भारत के साथ कोई हिमाकत करने की गलती नहीं कर सकता। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री ने खुद दिया है। आप उनके शब्द गौर कीजिए कि कितनी कठोर भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि आतंक के आकाओं को अब समझ में आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। ये नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकवादी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी है। क्या पाकिस्तान को हमने ये दिखा दिया? अच्छा, ये है बयान हमारे पास, सुनिए सर, मैं आता हूं एक मिनट। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। सर, यह संदेश पाकिस्तान को देना था हमें और पाकिस्तान को समझाना था। आपको लगता है उसे समझ में आया होगा? सौरभ, समझ कितना आया है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये संदेश जो है, हम इस प्रकार से समझें कि जो कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन हमारी फौज यानी कि तीनों ही अंग सेना के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने जो इकट्ठा एक्शन करके एक इंटीग्रेशन दिखाया, बिल्कुल सिमलेस इंटीग्रेशन दिखाया, और कई उसकी लेयर्स थी उस रिस्पांस की। तो जो कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है उससे उनको ये अंदाज़ा तो लग गया है। आप सोचो ना, सिर्फ 3 दिन
7 मई, 8 मई, 9 मई, 3 दिन में अगर सही मानों में हम देखें तो पाकिस्तान दौड़ पड़ा था किसी को ढूंढने के लिए कि आकर के कोई ना कोई मध्यस्थता बीच में कर दे। 3 दिन सिर्फ। और कई जगह ये सुनने में आ रहा है कि शायद ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम का सीज फायर देखने को मिला लोगों को, कि 3 दिन सिर्फ एक्शन हुआ और उसके बाद जो है सीज फायर की गुहार लग गई। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने सही तरीके से कहा कि ये सीज फायर जो है टेम्परेरी ट्रूस है। और साथ में ये भी कहा, क्योंकि जो ऐसा कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया उसके चलते उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि उनका जो ये पड़ोसी देश है भारत, वो पीस थ्रू पावर, अगर आपके पास पावर है तभी आपको पीस मिलेगा, और वो हमने उनको दिखा दिया। ये मैं आप तो एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं ताकि दर्शकों को भी समझ में आए कि मैं क्या हमें करना क्या था और वो हम कर पाए कि नहीं कर पाए। जैसे मेक्सिको कभी अमेरिका के ऊपर युद्ध कर सकता है? कभी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना अंतर है दोनों के अंदर कि उसको पता है मैं क्यों उलझूं उससे, सुपर पावर है ये। श्रीलंका कभी भारत से उलझेगा मिलिटरीली? नहीं लगता कभी। बहुत अंतर है, गैप है एक। ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो उसको आपने कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन कहा, ये क्या पाकिस्तान के केस में हो गया? देखिए, पाकिस्तान की समस्या क्या है? पाकिस्तान की समस्या ये है, अगर हम थोड़ा सा समय में पीछे जाएं, जब भुट्टो ने कहा था कि चाहे हमें घास खानी पड़े लेकिन हम न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, पाकिस्तान समझता है कि उसके पास जो न्यूक्लियर आर्सनल है, जो न्यूक्लियर हथियार है, उसके चलते वो उसकी शैडो में या उसके नीचे उसकी छाया में कुछ भी कर सकता है। ये भ्रम तो टूट गया। और ये भ्रम उसका टूट गया है, लेकिन शायद इसको मानने में उसको समय लगेगा। और वो समय तब लगेगा जब हम ये देखेंगे कि तुम्हारे पास तो न्यूक्लियर हथियार तब भी था जब कारगिल लड़ाई हुई थी, तुम्हारे पास न्यूक्लियर हथियार अब भी था जब 3 दिन में हमने तुम्हारे घुटने टेक दिए। तो देखें कि तुम्हारा जो न्यूक्लियर ब्लफ है कब तक इसको चला सकते हो, क्योंकि जो उदाहरण विश्व में सामने मौजूद है, अवेलेबल है, 1945 के बाद, हिरोशिमा नागासाकी के बाद सब 7 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन वो सब देश जो है न्यूक्लियर पावर को डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसको एक हथियार के तौर पे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। और रशिया जो कि इतना पावरफुल देश है, जो कि यूक्रेन से तीसरा साल चल रहा है उसके युद्ध का, उसने भी वहाँ नहीं इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान को ये लेसन लर्न या ये सीख क्यों नहीं मिल रही है कि वो भी इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएगा, डेटरेंस के तौर पे उसको रख पाएगा, लेकिन वो डेटरेंस भी अब खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब जिस चीज़ को आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं उसकी डेटरेंस भी क्या सोच सकते हैं। अब एक क्षमताओं का अंतर, ताकत का अंतर हम में और पाकिस्तान में कितना है, इसका अंदाजा अब विदेशी एक्सपर्ट्स भी देने लगे हैं। बहल साहब हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा, हमारे सेनाओं की प्रेस ब्रीफिंग में इस बात को बताया गया कि हमने प्रहार तो उस पर 2 ही दिनों में किया, 2 ही दिनों में असली किया, सही 2 मायनों में। जो हमने पहली रात आतंकवादियों के ऊपर किया था, और 9 और 10 मई की रात और दिन को जो हमने मिसाइल अटैक किए इनके 11 एयरबेसेस के ऊपर और रेडार्स, और वो सारे पहुंच गए। बिल्कुल, एक भी चीज ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, एक भी हमला रोक नहीं पाए, और बाकी टाइम तो ये हम पर प्रहार करते रहे और हमने उन सबको नाकाम किया। जिस एयरबेस में आज प्रधानमंत्री ये स्पीच दे रहे थे, इन्होंने कहा था हमने आदमपुर का एयरबेस बर्बाद कर दिया है। पीछे S-400 खड़ा था, इन्होंने कहा S-400 सिस्टम हमने ध्वस्त कर दिया है। पीछे एक जहाज भी खड़ा था आज, वो देखिए, हाँ अभी दिखा रहे हैं, पीछे दिख रहे हैं वो MiG-29 और S-400। तो ये दावे थे इनके। तो क्या वो जो जिसको मैंने कहा ताकत का गैप, वो दिख गया पाकिस्तान को? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने सौरभ जी पूछा है, और आपने वैसे सारा कुछ विस्तृत से जानकारी भी दे दी है। सिप्री के जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से भारत जो है 4थी विश्व की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है, और पाकिस्तान का नंबर 12वीं पोजीशन पे आता है। और जब हम कहें कि आतंकवाद का रिस्पांस हमने सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर एक वेल प्लान्ड, प्रिसाइज इंटेलिजेंस जो हमारे पास इतनी अच्छी थी कि हमने यह भी देखा कि जो स्ट्रक्चर है उसका कंपोनेंट क्या है और कौन सा वेपन सिस्टम उसमें बहुत इफेक्टिव होगा और कैसे वो उसको घुस के अंदर जाके फिर एक्सप्लोड करेगा, हमने सारी बातों का ध्यान रखा। और हमने यह भी ध्यान रखा कि कोई आसपास की सिविलियन या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ना लगे। हमने पहले मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं अटैक किया, यह तो हमने दूसरे दिन किया जब उन्होंने सैकड़ों 400 के करीब ड्रोन्स भेजे, मिसाइल्स भेजी। और उन्होंने जो भेजा, कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को कहते हैं फिजाया। ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो वर्ल्ड की बहुत ही प्रोफेशनल एयरफोर्स है, और सबसे ज्यादा दामोदार आता है उसका एयर डिफेंस पे। क्या किया उस एयर डिफेंस ने? एक भी हमारी मिसाइल को रोक पाए? एक भी हमारे ड्रोन, यूएवी जिन्होंने रेडार्स पे हिट किया उसको रोक पाए?
ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़ाई के 2 बार ही हमने हमले किए हों, मेन 2 बार हमले किए हों, कि वो लोग अपने घुटनों पे आ गए और आके पूरे वर्ल्ड को बोल रहे थे कि प्लीज ये लड़ाई को रुकवाइए। और ये इतने घातक हमले थे, और जो हमले भी किए गए बड़े केयरफुली चूज करके किए गए एयरफील्ड के, कि वो या तो कोई पॉलिटिकल मिलिट्री या फिर कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखते थे। और ये नहीं कि हमने किसी न्यूक्लियर साइट को अटैक किया हो, ये नहीं कि हमने कोई भी ऐसा कदम उठाया हो जो देख रहा हो कि न्यूक्लियर, हमने तो एक बार भी न्यूक्लियर वेपन का नाम नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कहता था हम बम फोड़ देंगे, हम बम फोड़ देंगे, हमने ये बम सिर्फ पटाखों के लिए नहीं लिए हैं। लेकिन क्या किया? क्या उन्होंने फोड़ा? जैसे कि जनरल साहब ने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था, ये डिटरेंस है, इसकी वैल्यू तब तक है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अब तो वो भी वैल्यू जा रही है, ये जनरल साहब ने आपको बताया, और ये बहुत ही अहम बात है कि इसकी वैल्यू अब खत्म होते जा रही है। आगे अगर आप कोई भी ऐसा आतंकी हमला करेंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और हम अटैक करेंगे। और हम ये भी शायद ना देखें कि ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक है, कि मिलिट्री के उन चीजों के ऊपर अटैक है जो आपको बहुत हर्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। छोटा सा पॉइंट और मैं दे दूं कि बहुत शॉर्ट में सर प्लीज। पावर डिफरेंशियल जिसकी हम बात करते हैं, सिर्फ आर्म फोर्सेस की पावर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आर्म फोर्सेस के कंपैरिजन या उसमें कितना फर्क है उसकी बात नहीं हो रही है। अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी देखिए आप, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का वीकली खर्चा है $1.38 बिलियन। उनको अगर IMF ने $2.3 बिलियन दे भी दिया, मुश्किल से 10 दिन चलेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद एक पॉपुलेशन देखिए आप, पाकिस्तान की पॉपुलेशन वर्सेस इंडियन पॉपुलेशन 140 करोड़, क्या मुकाबला करेगा वो? आप लैंड मास देखिए अगर, तो जो एलिमेंट्स ऑफ पावर है उसमें और भी कई चीजें ये ऐड हो जाती हैं। आपने अच्छा टर्न मुझे दे दिया, पावर डिफरेंशियल। तो ये पावर डिफरेंशियल जो है दुनिया ने देख लिया और पाकिस्तान ने इसको महसूस कर लिया, लेकिन ये कितना अकल में बैठा ये हमें कुछ दिनों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया जनरल रॉय, बहुत धन्यवाद आपका, और बैल साहब बहुत शुक्रिया आपका।